सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 232 नंबर का वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स अलजेब्रा की जो लीनियर इक्वेशंस की सीरीज चल रही है उसमें आई थिंक हम 10 से ऊपर सवाल ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसी सीरीज में आज देखिए क्या सवाल है हमारे पास में 3 लीनियर इक्वेशंस दे दी गई है इस तरह से। ओके, अब इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट, एंड देन एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। ओके, तो ये था आपके पास में एक क्वेश्चन का फॉर्मेट। अब एक बार के लिए आप मेरे कॉन्सेप्ट को देखिएगा। इस टाइम पे आपके सामने जो फोटो में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए लीनियर इक्वेशंस हमारे पास में दो टाइप्स की होती है। या तो होगी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब अगर हमारे पास में जो तीन इक्वेशंस या फिर जितने भी इक्वेशंस नंबर ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है, वो तीनों इक्वेशंस या फिर वो नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर इक्वेट हो रखी है जीरो के, तो हमारा होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है। बट अगर उन इक्वेशंस में से कोई एक भी इक्वेशंस नॉन जीरो टर्म के इक्वेट हो रखी है तो वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम की कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, जिसका हमारे पास में मैट्रिक्स इक्वेशन है। ओके, तो यहां से हमारे पास में अब पहली बात तो ये कि ए एक्स इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही इक्वेशन जो कि एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में हमारे पास में अवेलेबल है, ये तीनों इक्वेशन जीरो की इक्वेट हो रखी है। ओके, तो देखिए अब इन तीनों में हमारे पास में मैंने दो टाइप्स की कैटेगरी बनाई है। एक जिसके अंदर हमारे पास में ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू डजंट इक्वल टू जीरो है, एंड अनदर पॉसिबिलिटी की जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारे पास में इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए का क्या मतलब है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। आ जाइए हमारे वीडियो में वापस से हमारे क्वेश्चन पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने कहा आपको ऑलरेडी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हुज मैट्रिक्स इक्वेशन इज ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि तीनों ही इक्वेशन हमारे पास में जीरो की इक्वेट हो रखी है यहाँ से। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स हमारे पास कहलाती है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हमारे पास जो एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल अवेलेबल है, इन एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल का हर किसी का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है। 1 1 1 2 5 7 2 -5 एंड 3। ओके, अब इनको अगर मैं इसी सीक्वेंस में जमा दूं तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी, और ये मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, क्योंकि ये एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल से कोफिशिएंट से मिलकर बनी हुई है। ओके, एंड एक्स हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स वाई एंड जेड जो कि अवेलेबल वेरिएबल्स है, एंड ये हमारे पास में जीरो के इक्वेट हो रखे हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में हमने जीरो के इक्वेट कर दिया है। ओके, अब जैसा कि मैंने स्टेप 1 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया कि हमने दो कैटेगरी में इनको डिवाइड कर रखा है। ओके, तो यहाँ से मुझे इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि यहाँ से जब हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे डिटर्मिनेंट की, तो हम वहां से देख सकते हैं कि हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर ट्राइवियल सॉल्यूशन होंगे। ओके, तो बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू की। यहाँ से जब हमने ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकाला, तो देखिए मैं अगर इस रो के अप्रोक्स चलता हूँ, इस रो के पैरेलल इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालता हूँ, तो जब मैं 1 एलिमेंट को लूंगा तो 1 एंड इसकी करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम को मैंने छोड़ दिया, और जो मेरे पास में रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई को माइनस कर दिया, यानी कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15 माइनस ऑफ माइनस का 35 यानी कि प्लस 35 हो गया। एज इट इज यहाँ पे -1 होगा, एंड ये करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम को मैंने छोड़ा, 3 इंटू 2 6 माइनस 14, एंड अगेन यहाँ से +1 एंड देन करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को छोड़ा, एंड यहाँ पे -10 ओके, तो यहाँ से मेरे पास में 38 वैल्यू निकल के आई, जिसमें हमें केवल इतना देखना है कि वो वैल्यू डजंट इक्वल टू जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से मुझे रिप्लाई मिलता है डजंट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स द पॉसिबिलिटी टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस विल बिकम नल। हमारे पास में जो कैटेगरी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डजंट इक्वल टू जीरो होगा, तो हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी क्या थी, या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ट्राइवियल सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो वही चीज मैंने लिख दी है कि 2 पॉसिबिलिटीज आर एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन और ट्राइवियल सॉल्यूशन। ओके, जो हमने जो दो पॉसिबिलिटी जहां तक हम अब तक अप्रोच कर चुके हैं, उन दोनों पॉसिबिलिटीज में से कौन सी पॉसिबिलिटी इसकी कंफर्म होगी, उसके लिए हम स्टेप 2 में देखेंगे कि इस मैट्रिक्स को अगर मैं एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड देन जब मैं इसकी एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल्स की वैल्यू निकालता हूं, तो वो किस तरफ इंडिकेट कर रही है, वो यूनिक सॉल्यूशन की तरफ इंडिकेट कर रही है या फिर ट्राइवियल सॉल्यूशन की तरफ इंडिकेट कर रही है, जिसमें हमारे पास में तीनों ही वेरिएबल, या फिर यूं कहिए कि जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स अवेलेबल रहते हैं वो सभी वेरिएबल्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो होती है। ओके, तो देखिए यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, जो हमारी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की मैट्रिक्स इक्वेशन थी, इसमें हमारे मैट्रिक्स को रख दिया है। अब यहाँ से मुझे एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम जीरोस कन्वर्ट करने हैं, और मैक्सिमम जीरो भी मुझे जो हमारे डायगोनल है, इस डायगोनल के नीचे
और हमारी जो बॉटम रोज है उनमें मैक्सिमम 0 होने चाहिए कंपेयर टू द अपर रोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली चीज तो जब भी आपको 1 दिख जाता है कोई भी रो का एज का एलिमेंट, तो आपको उस 1 की हेल्प से जो अनदर एलिमेंट्स है इसी सेम कॉलम में उनको 0 में कन्वर्ट करना है। अब देखो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इस 1 की हेल्प लूँ तो यहाँ से देखिए मैं अगर R2 में ऑपरेशन लगाता हूँ तो R2 माइनस 2 ऑफ R1 कर सकता हूँ, एंड एज इट इज R3 में भी ऑपरेशन लगाऊंगा जिसमें R3 माइनस जो R1 रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए 2 माइनस 2 मेरे पास 0 आ जाएगा, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 2 5, एंड यहाँ से मेरे पास में अगेन 2 माइनस 2 0, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7, 3 माइनस 2 मेरे पास में आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब मैंने इस वाली रो को R3 एंड R2 को मुझे इंटरचेंज करना है। R3 एंड R2 को ही इंटरचेंज क्यों कर रहा हूँ वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। पहले यहाँ से देखिए कि यहाँ पे मैंने जब इनको इंटरचेंज किया तो मेरे पास में इस 1 की हेल्प से मैं यहाँ पे 0 फॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये वाली रो ऊपर होती तो यहाँ पे मेरे पास में जो 0 फॉर्म होता है वो ऊपर फॉर्म होता है, पर हमें तो क्या चाहिए इक्लोन फॉर्म में जो बॉटम वाली रोज है उसमें मैक्सिमम 0 चाहिए। इसके कारण मैंने R3 को R2 से इंटरचेंज किया है। ओके, तो देखिए मैंने R3 में ऑपरेशन लगाया है क्या कि R3 में मैंने R3 माइनस 5 ऑफ R2, इस पूरी रो को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया एंड देन R3 में से माइनस कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ पे मेरे पास में 0 फॉर्म हो गया, एंड यहाँ पे अब जितने मैक्सिमम जीरोज में फॉर्म करना चाह रहा था उतने मेरे पास में ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं। अब मुझे इनको डायरेक्टली यहाँ से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए। तो देखिए मैं करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके इक्वेट करूंगा इसके सामने वाले टर्म से। तो यहाँ से देखिए मेरे पास में इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड यहाँ से इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन मेरे पास में क्या आएगा माइनस 7y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ से जब मैं इसको करूंगा मल्टीप्लाई तो 38y इज इक्वल टू अगेन 0। तो देखिए यहाँ से अब देखिए अगर मैं इस रो से देखता हूँ, इस वाली इक्वेशन से देखता हूँ तो y की वैल्यू 0 है। अब y की वैल्यू 0 है तो जब मैं इस y की वैल्यू को यहाँ रखूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी, और जब मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो z की वैल्यू भी मेरे को 0 मिलेगी। ओके, अब जब y और z दोनों की वैल्यू मिल चुकी है तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन में रख के, जो कि वैसे ही 0 आएगी। ठीक है, तो देखिए ये मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम है, एंड एक्स वाई एंड जेड अगर वैल्यू सभी 0 के इक्वल है तो हमारा कौन सा कहलाता है, ट्राइवियल सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा है आज का सॉल्यूशन। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच देखने के लिए।